हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2, यूनिट 1, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर जो है डिमांड और इलास्टिसिटी डिमांड, इसमें थ्योरेटिकल के साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी आने वाला है बच्चों। तो आप अपना डिमांड चैप्टर का बेसिक इतना स्ट्रांग रखें कि आपको आगे के कंसेप्ट्स में, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आप इसको, मैं फिर से बोल रहा हूं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर को, डिमांड को आप लोग बहुत इजी समझते हैं, बहुत आसान समझते हैं। हाँ, आसान है सर, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे आपको कंसेप्ट अपना बहुत स्ट्रांग रखना है। उसके लिए आप चैप्टर को रीड करें, कंसेप्ट को दोबारा समझें, अंडरस्टैंड करें, गो थ्रू करें बार बार, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए बच्चों। कुछ चीजें कभी कभी ऐसी होती हैं लाइफ में बच्चों, बहुत आसान लगती हैं, बहुत इजी लगती हैं, लेकिन ना जब आप उसको करने पे आते हो ना तो लगता है यार ये तो बहुत आसान था, हो क्यों नहीं रहा मुझसे। और ऑपोजिट भी होता है कि बहुत टफ क्वेश्चंस, टफ एमसीक्यूज हम यूं कर लेते हैं, लेकिन जो आसान होते हैं ना अटक जाते हैं हम लोग वहां पे, ये कैसे गलत हो गया यार। तो वहां हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है बच्चों। तो यही बोलना चाहता हूं कि डिमांड चैप्टर में, या बहुत आसान चैप्टर जो थे आपने पहले पढ़े हैं, उस पे अपना कॉन्फिडेंस जो है ना ओवर ना रखें, नॉर्मल। ठीक है, हम दोबारा से कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ऐसे मान के चले बच्चों। चलिए अब फटाफट से क्या करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में किया उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के लिए अगर आगे बढ़ना है तो पिछले टॉपिक को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों ने रिवाइज ना किया हो, है ना। आदत डालिए कि सेम डे पे आपको रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट क्लास लेनी है। मैं ऐसा बार बार बोलता हूं आपको, ऐसा बोलता भी रहूंगा बच्चों, बोलना पड़ेगा मेरे को, तभी आप करेंगे। तो लास्ट क्लास में क्या किया अपन ने, हम लोगों ने किया बच्चों डिमांड चैप्टर को शुरू, और डिमांड चैप्टर में हमने मीनिंग पढ़ा डिमांड का क्या है, और डिमांड के मीनिंग के बाद हम लोगों ने उसके टाइप्स पढ़े। तो क्या था डिमांड सर? तो डिमांड था द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, एबल टू बाय at a given price and at a given period of time। चार बातें इंपॉर्टेंट थी बच्चों, विलिंगनेस, एबिलिटी, टाइम पीरियड और क्वांटिटी और अपना प्राइस। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि डिमांड को हम दो टाइप में डिवाइड कर रहे थे बच्चों, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड क्या था? एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड, एक कंज्यूमर की हम बात कर रहे थे। मार्केट डिमांड क्या था? कि सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, सारे कंज्यूमर की डिमांड को आप सम करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? मार्केट डिमांड बन जाता है। यहां तक हमने कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि आप डिमांड को प्रेजेंट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड ग्राफ। अगर आप डिमांड को टेबल के थ्रू, टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, उसे आप बोलते हो डिमांड शेड्यूल। अगर आप डिमांड को प्रेजेंट करते हो ग्राफ की फॉर्म में, आप बोलते हो डिमांड कर्व बन के आता है सर। तो डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व में आपने क्या सीखा कि डिमांड शेड्यूल क्या था? टैबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइस ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर। ये था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को आपने कन्वर्ट किया ग्राफ में, आपका डिमांड कर्व बन के आया था। एक बार देख लेते हैं, आपको याद आ जाएगा। तो हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल से डिमांड कर्व बनाया था बच्चे। तो डिमांड कर्व की शेप कैसी आई थी आपको याद होना चाहिए। डिमांड कर्व की शेप कैसी थी बच्चा? डिमांड कर्व की शेप थी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों थी? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल डिमांड राइजेस। उसके अलावा हमने पढ़ा कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है और मार्केट डिमांड कर्व क्या है। क्वांटिटी डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, उसको आप सम करेंगे, मार्केट डिमांड बन जाता है। क्योंकि मार्केट में एक कंज्यूमर नहीं है, बहुत सारे कंज्यूमर है, तो सबकी डिमांड को आप प्लस करेंगे, क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड बन जाएगा। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में एक कंज्यूमर से ज्यादा कंज्यूमर की डिमांड को हम प्रेजेंट करते हैं, सिंपल। और मार्केट डिमांड कर्व में हम एक से ज्यादा कर्व देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर मार्केट में हैं। और एक नई बात थी कि मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग थे, क्योंकि प्राइस और डिमांड में रिलेशन इनवर्स ही रहेगा, चाहे वो एक कंज्यूमर का हो चाहे बहुत सारे कंज्यूमर्स का। लेकिन मार्केट डिमांड कर्व डिफरेंट कैसे था इंडिविजुअल डिमांड कर्व से, हमने पढ़ा था। तो बच्चा हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट डिमांड कर्व जो था ना वो फ्लैटर था। कैसा था बच्चा? फ्लैटर था एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व में जो रिस्पॉन्स होता है ना, मार्केट डिमांड का जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है ना विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, वो कहीं ज्यादा होता है इंडिविजुअल डिमांड के प्रोपोर्शनेट चेंज से। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कि प्राइस अगर चेंज होगा, इंडिविजुअल डिमांड में चेंज आएगा, है ना।
उसकी वजह से मार्केट डिमांड में चेंज आएगा। और मार्केट डिमांड सम होता है, किसका समीशन होता है? इंडिविजुअल डिमांड का समीशन होता है सर। तो मार्केट डिमांड सम अगर होता है तो इसका प्रोपोर्शनेट चेंज जो है, मेरी बात को समझना, प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब क्या है बच्चों? आप टेबल देखो, टेबल में प्राइस 1 2 3 4 5 हम लोगों ने लिया। उसके बाद डिमांड आप देख रहे हो कंज्यूमर ए की फॉल हो रही है 12 10 8 6 4 यूनिट्स, ए की भी फॉल हो रही है, ठीक है, 10 8 6 2 2 6 4 2। तो यहां पे जो चेंज है डिमांड में वो दो से चेंज हो रहा है। अब मार्केट डिमांड में देखें, इसको सम करेंगे तो मार्केट डिमांड मिलेगी आपको 22 18 14 10 एंड 6। यहां चेंज 4 4 का दिख रहा है आपको, क्योंकि समीशन हो गया। मार्केट डिमांड समीशन हो गया, किसका बच्चा? मार्केट डिमांड समीशन हो गया इंडिविजुअल डिमांड का। तो प्रोपोर्शनेट चेंज जो आ रहा था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। उसे हमने बोला इसी वजह से मार्केट डिमांड कर्व कैसा होता है? फ्लैटर होता है। चलो इतना हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चा? उसके बाद हमने पढ़ा मार्केट डिमांड कर्व की शेप हमने पढ़ ली, कैसी होती है? डाउनवर्ड होती है, फ्लैटर होती है। फिर हमने शुरू किया डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, क्योंकि डिमांड फंक्शन में सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और सभी फैक्टर में से कहीं ना कहीं बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो एमसीक्यूज जहां से ज्यादा बन सकते हैं वो टॉपिक ये है। तो आपको टीचर बता रहे, इवन इकोनॉमिक्स में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में टीचर आपको बता रहे कि बच्चा यहां से एमसीक्यू ज्यादा बनने वाले हैं, आप ध्यान दो। उस टॉपिक को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, 5 बार 6 बार करते जाओ, जब दिखे जब पढ़ लो, ठीक है बच्चों। तो डिमांड फंक्शन था क्या? डिमांड फंक्शन मींस फंक्शनल रिलेशनशिप। बच्चों डिमांड का रिलेशन किससे है? प्राइमरी तो प्राइस से है ना। उसके अलावा डिमांड प्राइस के अलावा बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स से इफेक्ट होती। तो डिमांड का जो रिलेशन है ना वो प्राइस से भी है और कुछ अदर फैक्टर्स से भी है। तो डिमांड जो है वो किस पर डिपेंड है? बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी इटसेल्फ। दूसरा हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर। चौथा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और पांचवा एक्सपेक्टेशन या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। इन पांचों फैक्टर से डिमांड इफेक्ट होती है, हम लोगों ने ये पढ़ा। तो डिमांड फंक्शन क्या था? फंक्शनल रिलेशनशिप था बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब दो तरह का हो सकता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में 5 फैक्टर आपको दिख रहे हैं लिखे हुए, मैंने बोले अभी। उसके अलावा मार्केट डिमांड के फैक्टर भी हम लोगों ने पढ़े बच्चों। मार्केट डिमांड के फैक्टर्स 3 थे, 3 हमने पढ़े। कौन कौन से पढ़े? हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सीजन एंड वेदर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन, है ना। तो इन फैक्टर्स में जो इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है इसके अंदर 2 गुड्स थे। कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ध्यान देना, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री कुछ नहीं होता बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या बोला था हम लोगों ने कि प्राइस ऑफ वन गुड से टी इंक्रीजेस देन डिमांड ऑफ अदर गुड, जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर टी के प्राइस बढ़ गए तो अपन कॉफी लेंगे ना, पी सकते हैं। तो टी के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ जाती थी, यही था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या थी? विच आर यूज टुगेदर, जो एक साथ यूज होती हैं, है ना, एक साथ, एक के बिना दूसरा अधूरा है ना। ये मैं लिख रहा हूं स्लेट पे, ये पेन नहीं, मैं नहीं लिख सकता, मैं नॉर्मल पेन से नहीं लिख पाऊंगा इसके अंदर, ये कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर एक के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा? अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके अलावा कुछ और, लाइक कार एंड पेट्रोल आप बोलते हैं, है ना, टी एंड शुगर आप बोलते हैं। तो अगर कार के प्राइस बढ़ेंगे बच्चों मार्केट में, तो कार की डिमांड तो फॉल होगी ना, और कार की डिमांड फॉल हो गई तो पेट्रोल कौन लेगा? पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी? फॉल। ये हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ बायर। इनकम ऑफ बायर में बच्चों हमने पढ़ा कि इनकम ऑफ बायर के अंदर भी आप कई सारे टाइप में गुड्स को डिवाइड कर सकते हो। नॉर्मल गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है, गिवन गुड्स है। गिवन गुड्स पढ़ेंगे अभी अपन। नॉर्मल गुड्स में क्या था? नॉर्मल गुड्स आर जनरली हाई क्वालिटी गुड्स एंड दीज गुड्स हैव पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप
between income of consumer and demand of normal good. Normal good में बोला these are generally high quality goods. Inferior goods are those goods which are generally low quality goods as compared to normal. कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है. और इनका रिलेशन इंफीरियर गुड में इनकम का और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होगा. आपकी इनकम बढ़ेगी, आप नहीं लेंगे इंफीरियर को, लो क्वालिटी गुड्स क्यों लेंगे आप? आपकी इनकम बढ़ती है, आप कंज्यूम करते हैं क्या? ब्रांडेड क्लोथ्स, और नॉर्मल क्लोथ्स की डिमांड आप कम कर देते हैं. आपकी इनकम बढ़ती है, आप क्या लेते हैं? आप लेते हैं फुल क्रीम मिल्क, आप टोन मिल्क की डिमांड कम कर देते हैं. आपकी इनकम बढ़ती है, आप देसी घी यूज करते हैं, आप नॉर्मल ऑयल्स की डिमांड कम कर देते हैं. तो ऐसा ही है कि इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, राइट. तो इंफीरियर का और नॉर्मल का अलग अलग रिलेशन है डिमांड का, किससे? इनकम से. यहां प्राइस की बातें नहीं करनी है आपको, ठीक है, इनकम की बातें करनी है. अच्छा, उसके बाद एक और फैक्टर था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, हम इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि हम जब बिजनेस करेंगे या हम प्रोडक्शन करेंगे, हम प्रोड्यूसर बनेंगे, तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे कि कंज्यूमर के कौन कौन से बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा. आपको प्रोडक्शन करना है तो एक प्रोड्यूसर को बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं मार्केट में. एक प्रोड्यूसर को मार्केट का पूरा एनालिसिस करना होता है, तब जाके वो प्रोडक्शन करता है बच्चों. तो प्रोड्यूसर को बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारा बिहेवियर कंज्यूमर का, मार्केट का, सब समझना पड़ता है, तब जाके प्रोडक्शन कर सकता है, वो सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बन सकता है बच्चा. तो एज अ प्रोड्यूसर आप सोचो, कंज्यूमर का टेस्ट नहीं पता आपको कैसा, आप क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों? आप उसके टेस्ट के ऑपोजिट प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्या आपका माल बिकेगा बच्चों? नहीं बिकेगा. कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, वो मांगता क्या, वो प्रोड्यूस करो. उसका टेस्ट समझो, उसका बिहेवियर समझो कि वो क्या मांग रहा है, उसका नेचर क्या है, वो क्या रिएक्ट करेगा, उसको किस टाइप की गुड्स पसंद है, आप वो प्रोड्यूस करो. आप चल रहे हो पुराने जमाने में कि वो कंज्यूमर कुछ और मांग रहा है, आप कुछ और दे रहे हो, तो वो कंज्यूमर तो नहीं लेगा ना बच्चों. आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा ना बच्चों. तो एवरी प्रोड्यूसर एम्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स. अपनी फर्म के लिए वो चाहता है मेरे प्रॉफिट बढ़े, और प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना बॉस. कंज्यूमर का बिहेवियर जज करना पड़ेगा ना. तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब वो क्या पॉइंट है सुनना बच्चों. मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया आज मैं आपको बताऊंगा इस पॉइंट के अंदर. आप सुनिएगा बच्चों ध्यान से. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर कंज्यूमर का टेस्ट किसी गुड के लिए फेवरेबल होता है ना, तो वो डिमांड बढ़ाता है ना. और अगर कंज्यूमर का टेस्ट किसी कॉमोडिटी के लिए अनफेवरेबल है, तो वो डिमांड उसकी नहीं करता है. एग्जाम्पल, फैशनेबल आइटम ले लो आप. आज जो फैशन में चल रहा है, मैंने एग्जाम्पल दिया था फटी हुई जीन्स का आपको, है ना. फैशन चल रहा है, लोग खरीदते हैं ना, पहले नहीं था, नहीं खरीदते थे. तो जिसका फैशन है, जिसका जो चल रहा है अभी तक कल्चर, या हम बोलते हैं जो प्रेफरेंस, लोग कंज्यूमर प्रेफरेंस दे जिस चीज को, उसकी डिमांड बढ़ती है. लेकिन इसका पॉजिटिव रिएक्शन क्या होता है कि अगर फैशन में चीज नहीं है, उसका टेस्ट कंज्यूमर को पसंद नहीं है, उसकी डिमांड वो कम करता है. सो सिंपल. बट कुछ नया क्या है वो सुनना आज बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. चलो, अब नया क्या है बताना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों. बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको मैं आज. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आप क्या नया पढ़ने वाले हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है. चलो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बच्चों. टेस्ट प्रेफरेंस के बाद हम बात करने वाले हैं किस चीज की. अगर मैं आपको ये बोलता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कंज्यूमर यूज करता है, यूज करते 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 बोर हो जाता है, फिर छोड़ देता है चीजों को. उसका इफेक्ट क्या है, वो क्या बोलते हैं उस चीज, सुनिएगा बच्चा. एक छोटा सा एग्जाम्पल, 2-3 बातें आपको समझ में आएंगी, मेरी बात सुनिएगा. चलिए, एक्सटर्नल इफेक्ट बच्चों. इससे पहले क्या लिखा है यहां पे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. दे इंक्लूड चेंज इन फैशन, change in custom, change in habits. If a commodity is in fashion or is preferred by consumers, then demand for such a commodity rises. On the other hand, demand for a commodity falls if the consumers have no taste for that commodity, no preference of that commodity. वो demand fall हो जाती है. तो हमने पढ़ लिया था. अब नया क्या है सर, क्या बताने वाले हो वो सुनो. External effect on utility, such as demonstration effect. बच्चों, सबसे पहली चीज,
व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? आपको पता होगा, आप पढ़ चुके हैं पहले भी. इट मीन्स द पावर टू सेटिस्फाई अ कंज्यूमर वांट. ठीक है, अब उससे रिलेट कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, व्हाट इज बैंडवैगन इफेक्ट? ध्यान से सुनिएगा. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है, बैंडवैगन इफेक्ट क्या है, वेबलन इफेक्ट क्या है, स्नोब इफेक्ट क्या है? ये 4 इफेक्ट है. एमसीक्यू बनेंगे, यहां से ध्यान से सुनना. इस पे क्या एमसीक्यू बनेंगे, कैसे बन सकते हैं, आप कंसेप्ट समझिए, समझ में आएगा आपको कि क्या एमसीक्यू बन सकते हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों. क्या लिखा हुआ है, क्या बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे. ओके चलो. तो बच्चों, डेमोन्स्ट्रेशन effect, a term coined by James Dusenberry, refers to the desire of people to emulate the consumption behavior of others. In other words, people buy or have things because they see that other people are able to have them. Okay, सुनो मतलब क्या, थोड़ी भारी लैंग्वेज है ना, सुनिए, कोई बात नहीं. बच्चा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के पास कुछ चीजें देखते हैं और हम ये सोचते हैं यार इसके पास है, ये रख सकता है तो मैं भी रख सकता हूं, ये चीज बहुत अच्छी है, इसके पास है, इसका इससे स्टेटस बढ़ रहा है, अच्छी कॉमोडिटी है, ठीक है, इंपोर्टेड गुड्स है, ब्रांडेड है, तो मैं क्यों ना रखूं, मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे पास भी हो सकती है, उसके पास हो सकती है. तो कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर ना दूसरी चीजों को देखकर, दूसरे के पास क्या चीज है वो देखकर खुद खरीदता है, मेरे पास भी होनी चाहिए, अरे मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है. तो ये कंज्यूमर की साइकोलॉजी है, नेचर है. तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. एक वर्ड है जेलस, अरे उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए, इस तरह का. सुनिए ध्यान से. फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल डिमांड फॉर सेल फोन. अब सेल फोन को हम बदल देते हैं, हम बोलते हैं आईफोन. ठीक है, cell phone may be affected by his seeing a new model of cell phone. और उसके पास iPhone 12 Pro, मेरे पास सिर्फ 7 है, अब मेरे को भी लेना है, मुझे भी चाहिए. तो उसको देख के आप लोग चाह रहे मेरे को भी चाहिए, पैसे नहीं है आपके पास, फिर भी मुझे चाहिए, मैं लोन लेके लूंगा. ऐसा होता है ना बच्चा. आपने अपने नेबर या किसी फ्रेंड के घर पे देखा, उसके पास नया मॉडल है, मेरे पास क्यों नहीं है, लेटेस्ट मॉडल मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास होना चाहिए. तो आपने क्या किया, either because he like what he sees, जो वो देखता है उसे वो पसंद आ जाता है, वो खरीदना है उसको. ठीक है, तो और because he figure out that if his neighbor or friend can have it, he too can. जब उसका दोस्त खरीद सकता है, वो भी खरीद सकता है, चाहे पैसे नहीं है फिर भी सोचता है मैं खरीदूंगा. बच्चा, ये है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. ठीक है, किसी को देखकर चीजों को खरीदना. तो डिमांड, हम डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, हम डिमांड के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, हम डिमांड के फैक्टर में टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. किसी को देखकर खुद कंजम्पशन को अपना बढ़ा लेना, डिमांड बढ़ाना किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. बहुत सिंपल था, समझ में आ गया कि क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. चलो, पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरे पे आते हैं. बच्चा, नंबर 1 हमने पढ़ा अभी क्या पढ़ा, व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. इसके बाद नया जो आता है वो आता है बेनवेगन इफेक्ट. चलो अभी हम पढ़ते हैं दूसरे वाला, ये फर्स्ट वाला था, ये हमारा कंप्लीट हो गया. दूसरे पे आते हैं, व्हाट इज बेनवेगन इफेक्ट, सेकंड नंबर, 2 नंबर. ओके चलो. Bandwagon effect refers to the extent to which the demand for a commodity is increased due to the fact that others are also consuming the same commodity. It represents the desire of people to purchase a commodity in order to be fashionable or stylish or to conform to the people they wish to be associated with. बच्चा, फर्स्ट वाला इफेक्ट जो था वो अलग था, सेकंड वाला इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट है. सुनिएगा ध्यान से. एक तो ये बात है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है किस इकोनॉमिस्ट के बेस पे आया, अब नाम याद रखेंगे, क्या नाम लिया था मैंने आपको, यहां देखिएगा ध्यान से, जेम्स डजनबेरी. आप याद रखेंगे, जेम्स डजनबेरी. अब बैंडवैगन इफेक्ट क्या है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इंक्रीज ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी, क्योंकि वो फैशन में, जब कोई चीज फैशन में आती है, वहां फैशन की बातें नहीं थी बच्चों, वहां था कि किसी को देखकर हम परचेज कर रहे थे, चाहे वो फैशन में हो चाहे ना हो. यहां पर क्या है कि जो चीज फैशन में है, जो चीज स्टाइलिश है, कि वो लेटेस्ट नहीं आई, फैशन में चल रही है, वो उसने ले ली, मैं भी लूंगा, है ना. ऐसा अगर होता है वो होता है बैंडवैगन इफेक्ट, क्योंकि वो फैशन में अभी करंट में चल रही है. ओके. दूसरा,
उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा क्या है बच्चों, स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। स्नोब इफेक्ट बच्चों, बाय स्नोब इफेक्ट वी मींस कि extent to which the demand for consumers good is decrease owing to the fact that others are also consuming the same commodity। बात उल्टी हो गई है, अब समझ जाओ ध्यान से। भाई सब लोग ये ले रहे हैं तो मैं क्यों लूं, ये तो कॉमन हो गया। सब लोग ले रहे हैं तो मैं क्यों लूं, इसके पास भी यही है, इसके पास भी, इसके पास भी यही है, तो मैं क्यों लूं। मैं डिफरेंट कैसे दिखूंगा, मैं यूनिक कैसे दिखूंगा। तो वही चीज है, जब ऐसा होता है ना कि सब कंज्यूमर के पास सेम कॉमोडिटी है और मैंने उसकी डिमांड क्या कर दी, डिक्रीज, इसे कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, स्नोब इफेक्ट। ओके सुनो ध्यान से। दिस रिप्रेजेंट द डिजायर ऑफ पीपल टू बी एक्सक्लूसिव इन नेचर। एक्सक्लूसिव अवॉइड करना चाहते हैं, टू डिससुएड देमसेल्फ फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कॉमन हर्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम कॉमन अमंग ऑल, सम पीपल डिक्रीज और ऑल टुगेदर स्टॉप इट्स कंजम्पशन। जब ऐसा होता है ना बच्चों कि जब चीज कॉमन हो गई, चीज कॉमन हो गई, सबके पास है, मेरे पास, मेरे को नहीं चाहिए, सबके पास कॉमन चीज है, मैं भी क्यों रखूं, मैं कुछ डिफरेंट लूंगा। अगर ऐसा आ रहा है तो उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड को आप कम कर देते हो जो सबके पास है। इसे बोलते हैं कौन सा इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, ये बातें ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद अब नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से, नंबर 4। ओके नंबर 4 कौन सा इफेक्ट है, वेबलन इफेक्ट है। इकोनॉमिक्स का नाम बताता हूं आपको क्या है। ठीक है चलिए, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है थॉर्स्टीन वेबलन, इनकी बातें क्या है सुनेंगे। ओके, हाईली प्राइस गुड्स, जो बहुत ज्यादा महंगी गुड्स होती हैं, जो स्टेटस सिंबल के लिए परचेज की जाती हैं, रिच पीपल खरीदते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट, नेम्ड आफ्टर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टीन वेबलन। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसिव कार्स एंड ज्वेलरी या जेवल्स। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्नॉब इफेक्ट एंड वेबलन इफेक्ट इज दैट, जो पहले वाला था, मतलब कि जो स्नोब इफेक्ट था वो क्या था, कंजम्पशन ऑफ अदर्स, एंड लेटर इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। वी कंक्लूड दैट पीपल हैव टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड दीज डू चेंज समटाइम्स। बच्चों, जो अपना स्नोब इफेक्ट था वो क्या था कि लोगों के पास है, सबके पास है, मेरे पास मैं क्यों लूं, कॉमन हो चुकी है, वो था स्नोब इफेक्ट। ठीक है, वहां कोई प्राइस की बातें नहीं थी। वेबलन इफेक्ट में क्या है कि कोई चीज अगर बहुत महंगी है, हाई प्राइस गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स जो बहुत महंगी, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, बड़ी बड़ी चीजें, एंटीक आइटम्स हो गया, उनको कौन खरीदता है, रिच पीपल। तो उन लोगों को देखकर हम बोलते हैं जिसका प्राइस ज्यादा है वही चीज मैं रखूंगा। भैया सबसे महंगी वाली कौन सी है वो दे दो, मुझे वो रखनी है, क्योंकि मैं स्टेटस शो करना चाहता हूं। तो जिन गुड्स का प्राइस बहुत हाई होता है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो वो इफेक्ट कौन सा है, वो इफेक्ट है हमारा कौन सा इफेक्ट बच्चों, कौन सा इफेक्ट, वो है स्नोब, कौन सा, वेबलन, सॉरी स्नोब नहीं, वेबलन इफेक्ट। तो हम बोल रहे हैं कि हाई प्राइस गुड्स की डिमांड अगर बढ़ रही है क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज्यादा है, ये कौन सा इफेक्ट है, हम बोलेंगे इसको वेबलन इफेक्ट। ओके चलो, उसके बाद तो टेस्ट प्रेफरेंस में नया था, ये हमने कर लिया। उसके बाद अब जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था वो मार्केट डिमांड के फैक्टर्स भी कर लिए थे। फिर हम आज जो करेंगे टॉपिक वो डिफरेंट थोड़ा सा, हम लॉ ऑफ डिमांड भी कर चुके हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या था बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, ceteris paribus, other factors being constant and there is inverse relation between price and quantity demand. As price increases, quantity demand fall. As price fall, quantity demand increases. तो उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, उसका नेचर कैसा है, फीचर्स क्या। लॉ ऑफ डिमांड, एक नई बात सुनना, लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर, नॉट क्वांटिटेटिव। ध्यान देना बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर, नॉट क्वांटिटेटिव, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड टेल अस अबाउट द डायरेक्शंस ओनली, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड किस दिशा में जाएगा, ऑब्वियस इनवर्स ऑपोजिट रिएक्शन करेगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होगी, प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ेगी। सिर्फ डायरेक्शन बताया जा रहा है आपको, कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड में चेंज आए ये नहीं बताया जा रहा, कितना प्राइस चेंज होने से कितना डिमांड में चेंज आ रहा है बताया नहीं जा रहा। तो मैं क्वांटिटी की बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह बात कर रहा हूं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल, प्राइस फॉल तो डिमांड राइज। दिस इज कॉल्ड
क्वालिटेटिव फिनोमेना, नॉट क्वांटिटेटिव। तो लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव कंसेप्ट, नॉट क्वांटिटेटिव। अगर मैं ये बोलता 10% प्राइस बढ़ गया और 20% से डिमांड कम हो गई, इलास्टिसिटीज हम बोल देते हैं 0.5, तो या 0.22 कुछ भी आंसर, तो ये है क्वांटिटेटिव इफेक्ट। मतलब इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ेंगे हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब पढ़ेंगे वहां बताएंगे कितना चेंज डिमांड में आया, कितने प्राइस के बदलने से, उसका रेशियो क्या है, डिग्री क्या है, कोफिशिएंट कितना आया, वो है क्वांटिटेटिव। तो सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड की बात हो रही है और पूछा जाए कि कौन सा कंसेप्ट है, आप लोग क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर दिस इज क्वालिटेटिव कंसेप्ट, क्योंकि यहां डायरेक्शन की बात हो रही है बस। ओके चलो, कुछ बातें ऐसी हैं बच्चों जो हमें याद रखनी होती हैं सिर्फ, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड हमारा हो गया था, इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ध्यान से सुनना बच्चों। अब तक हम पढ़ते थे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, आज हम पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे ऑपरेट करता है, लॉ ऑफ डिमांड कैसे चलता है, कैसे अप्लाई होता है चीजों पर। क्या लॉजिक है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड फॉल होती है? क्या लॉजिक है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर, बहुत सारे रीजंस हैं। आज आपको पता चलेगा कि प्राइस बढ़ने से डिमांड फॉल ही क्यों होती है। एक बात तो हमने पढ़ रखी है कि प्राइस बढ़ेगा तो हमारी एबिलिटी कम हो जाएगी। अगर प्राइस बढ़ेगा मेरी एबिलिटी कम हो जाएगी, मेरी विलनेस भी कम हो सकती है, तो हम डिमांड कम कर देते हैं। सो सिंपल। सर क्या बताओगे आप इसके बारे में? बच्चा वो तो एक पॉइंट हो गया ना। अब अगर मैं बोलूं कि मैं जितने भी पॉइंट बताऊंगा सबके अंदर ये बात तो होगी पर कुछ अलग भी होगा, ऐसे कौन से पॉइंट्स है बच्चों? ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया। व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट होता है। व्हाई डज अ कंज्यूमर बाय मोर एट लोअर प्राइस, क्यों कंज्यूमर कम प्राइस से ज्यादा लेता है। सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कम प्राइस तो लेगा ही ना, ये आंसर थोड़ी हुआ बच्चों। बहुत सारी चीजें हैं, अंदर की बातें सुनो कि कब कंज्यूमर कम प्राइस पे ज्यादा लेता है, कब कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे कम लेता है, ये बातें क्यों चल रही हैं, क्यों ऑपरेट होता है लॉ ऑफ डिमांड, ये हम पढ़ने वाले हैं आज लोग, ठीक है आप लोग। चलो तो देयर आर वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजन बताऊंगा आपको कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। चलो शुरू करें बच्चा। चलो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाम तो सुना ही होगा, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है। टॉपिक इज रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के क्या रीजन है, क्या कारण है, बताइए। सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility, law of diminishing marginal utility, in short we can say law of DMU, ठीक है। इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड कैसे ऑपरेट होगा, आपको याद होगा बच्चों। एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स, his satisfaction or level of satisfaction goes on decreasing, goes on falling as he consume more and more. जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करता है वैसे वैसे उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल फॉल होती जाती है, कम होती जाती है। पढ़ा था आप लोगों ने, याद आया बच्चों? सबसे पहले यूटिलिटी क्या है? पावर टू सेटिस्फाई अ कंज्यूमर वांट, दैट्स इट। हमने पढ़ा था यूटिलिटी को आप दो पार्ट में डिवाइड करते थे, दो टाइप में डिवाइड करते थे, टोटल एंड मार्जिनल।
मार्जिनल यूटिलिटी क्या था बच्चों कि इट इज द चेंज इन टीयू, टीयू में कितना चेंज आ रहा है बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद टीयू में जो चेंज आता था वो होता था एमयू। ओके, और जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर कंज्यूम करता था वैसे वैसे कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। बच्चे एग्जाम्पल सुनते थे आप क्लास में कि कंज्यूमर एक गिलास पानी पी रहा है, दूसरा पानी पी रहा है, तीसरा गिलास पानी पी रहा है, चौथा गिलास पी रहा है, पांचवा भी पी गया। जो सेटिस्फैक्शन पहले गिलास से थी क्या वो पांचवे से होगी बच्चों? बोलो बच्चों, होगी? नहीं होगी, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन मुझे फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पीने से मिली वो पांचवे से नहीं मिलेगी। मेरी प्यास बुझ गई, पहला ग्लास पानी पिया, ओके, दूसरा पिया और कम सेटिस्फैक्शन, तीसरा पिया, मेरा वांट सेटिस्फाई होता जा रहा है, मेरी सेटिस्फैक्शन जो एडिशनल वाली है वो कम होती जा रही है। ऐसा ही था ना? तो उसका लॉ ऑफ डिमांड से क्या मतलब सर? बच्चों बहुत ज्यादा मतलब है, सुनना ध्यान से। एक बात ध्यान देना कि पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लॉ ऑफ डीएमयू गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। याद है? लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट as a consumer consumes more and more units of a commodity, his level of satisfaction at each successive unit, हर बढ़ती यूनिट पे goes on falling। ये पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है? तो बच्चा कंज्यूमर जो होता है ना, देखो टेबल देखो, बहुत ध्यान से देखो और अच्छा समझ में आएगा आपको, अंदर तक लेके चलते हैं, ठीक है? यूनिट्स ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, यूनिट्स ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, ये हमने ले लिया। उसके बाद MU एक्स इन यूनिट्स, इन यूटिल्स नॉट यूनिट्स। यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं, बच्चा आपको पता होगा, ठीक है? ये हमने टेबल बनाया। सबसे पहले यूनिट 1 2 3 4 5, आपकी जो कैपेसिटी है वो 5 ग्लास पानी पीने की है, सपोज 5 ग्लास ऑफ वाटर। आपको बहुत तेज प्यास लगती है, आप पहला ग्लास पानी पीते हैं, अरे मजा आ गया, प्यास बुझ गई, बहुत सारा पानी पी लिया, बहुत तेज प्यास लगी थी, ऐसा ही होता है ना? तो आपको मान लीजिए मिली बच्चा 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। कितनी मिली? 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आप सेकेंड ग्लास पानी पीते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से मिली थी वो मुझे सेकंड ग्लास से तो नहीं मिलेगी, ये तो ऑब्वियस है, कम मिलेगी। मान लीजिए 8 यूटिल्स, मान लीजिए 6 देन 4 देन 2, ऐसे मैंने लिख दिया 10 8 6 4 2 यूटिल्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स खरीदता है वैसे वैसे उसकी MU फॉल होती जाती है, सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होता चला जाता है। इसे बोलते थे लॉ ऑफ डीएमयू। अब लॉ ऑफ डिमांड कैसे लगेगा लॉ ऑफ डीएमयू से, ये सीखना है ना हम लोगों को। बच्चों आपको पता है कि कंज्यूमर जब प्राइस पे करता है ना तो अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे करता है। मैं कोई चीज खरीदता हूं 10,000 रुपए की, मेरे को लग रहा है कि इसमें 10,000 वाली तो बात ही नहीं है, 10,000 रुपए क्यों पे करूंगा बच्चों? जब मुझे लग रहा है कि ये कॉमोडिटी ऐसी है कि मैं इसके 2 लाख भी दे दूंगा, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं इस कॉमोडिटी से, तो हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर पे प्राइस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम यह मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर जो प्राइस पे करता है ना बच्चों किसी भी कॉमोडिटी का, वो MU के हिसाब से पे करता है। MU को हम प्राइस के बराबर मान के चल रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। कंज्यूमर जब प्राइस पे करेगा तो सेटिस्फैक्शन के हिसाब से पे करता है, ये मान के चलना है, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला। और आपने पढ़ा भी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, कंडीशन यही था कि MUX मस्ट बी इक्वल्स टू PX, जितनी सेटिस्फैक्शन उतना प्राइस, है ना? कंज्यूमर का तो रिएक्शन यही है, कंज्यूमर का बिहेवियर यही है जिसको आपको जानना है। कंज्यूमर जो प्राइस पे करेगा वो कितना पे करेगा, मेरे प्रोडक्ट में कितना दम है कि मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे, यही बात है ना? तो कंज्यूमर
पे प्राइस अकॉर्डिंग टू द एमयू, ये मान के चलो। अब मैं लॉ ऑफ डीएमयू को लिंक करने जा रहा हूं लॉ ऑफ डिमांड से। कैसे बच्चा, आपने यूनिट्स खरीदी मोर एंड मोर, एमयू हो गया फॉल, एमयू फॉल हुआ तो कंज्यूमर जो प्राइस पे करना चाह रहा है, मैं मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं विलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं, जो कंज्यूमर प्राइस देना चाह रहा है, अगर सेटिस्फैक्शन कम हुई तो प्राइस भी वो कम पे करना चाहेगा। बच्चों बात तो सही है। 10 न्यूट्रल्स मिल रहा था, 10 न्यूट्रल्स मिल रहा था तो कंज्यूमर देना चाह रहा था मान लो 10 रुपए, और उसके बाद कंज्यूमर देना चाह रहा है सेकंड कॉमोडिटी, जब उन्हें परचेज करी तो एमयू फॉल हो गया, 10 से आ गए न्यूट्रल्स, अब सेटिस्फैक्शन ही फॉल हो गया। अब कंज्यूमर कह रहे यार सेटिस्फैक्शन तो कम होगी, अब मैं प्राइस और कम पे करना चाहूंगा। मैं एमयू को प्राइस के बराबर मान के चल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं बच्चों, और मेरा अजम्पशन नहीं है, फैक्ट भी है। कंज्यूमर हमेशा एमयू के बराबर प्राइस पे करना चाहता है। एमयू फॉल होगा, ही इज विलिंग टू पे नाउ लेस प्राइस एज कंपेयर टू बिफोर। जो सेटिस्फेक्शन लेवल पहले था वो अब नहीं है, तो प्राइस मैं अब कम पे करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ रुपीस, और कम, फिर और कम, फिर और कम। अब क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे यूनिट्स की डिमांड बढ़ रही थी वैसे वैसे एमयू फॉल हो रहा था, और जैसे जैसे एमयू फॉल हो रहा था वैसे वैसे कंज्यूमर प्राइस भी कम पे करना चाह रहा था। आप इस प्राइस को और यूनिट्स को मान के चलो क्वांटिटी डिमांड, इसको रिलेट करो बच्चों। कैसा रिलेशनशिप आ रहा है बच्चा, यहां आ रहा है नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन आ रहा है सर। तो क्यों आ रहा है इनवर्स रिलेशन, क्योंकि एमयू फॉल हुआ तो प्राइस कंज्यूमर ने कम पे किया, और एमयू फॉल क्यों हुआ, तो कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स खरीद रहा था, डिमांड कर रहा था। तो प्राइस में और डिमांड में देखो कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, है ना। इतना ही समझा हमने। अब नोट्स में क्या लिखा है जानिए, नोट्स में क्या लिखा है बच्चों, सुनिए ध्यान से सुनिए। लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, हर बढ़ती यूनिट पे एमयू फॉल होता है। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी, ऑब्वियस है, डिमांड किस पे डिपेंड करती है, यूटिलिटी पे, है ना। इफ द कंज्यूमर गेट मोर सेटिस्फैक्शन ही विल पे मोर, देखो बात आ गई वो वाली, इसे मार्क करो, अंडरलाइन करो। एज अ रिजल्ट बच्चों, इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन ही विल पे मोर, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है बच्चा। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर विल नॉट बी प्रिपेयर टू पे द सेम प्राइस फॉर एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, हर यूनिट के लिए प्राइस सेम नहीं देगा वो, क्योंकि हर बढ़ती यूनिट पे एमयू फॉल हो रहा है। अगर एमयू फॉल हो रहा है तो प्राइस भी वो कम पे करना चाहेगा, ये बहुत सिंपल सी बात है। द कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ओनली व्हेन प्राइस फॉल्स, ये तो आपको पता ही है। तो लॉ ऑफ डीएमयू इज कंसीडर्ड एज द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड का रीजन बना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, इसके बाद दूसरा रीजन क्या है बच्चा, दूसरा कारण क्या है लॉ ऑफ डिमांड का, वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये क्या होता है सर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूट गुड्स तो हमने पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है सर, ये बताओ बच्चों। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एग्जाम्पल लेके चलो कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स के, मान लीजिए कोक एंड पेप्सी, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, फिर भी हम कोक पेप्सी लेके चलते हैं, टी कॉफी लेके चलते हैं। बच्चा मेन बात यह है कि आपको समझ में किससे आता है, आपके माइंड में कौन से एग्जाम्पल फिट बैठता है, समझ में आ जाएगा। मेन बात एग्जाम्पल का क्या, एग्जाम्पल है ठीक है, अच्छे होने चाहिए, अट्रैक्टिव एग्जाम्पल अच्छे होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, मजा आए, बट टॉपिक समझ में ना आए फिर फायदा क्या। तो मान लीजिए टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी लेके चलते हैं। चलो, अगर मैं बोलता हूं कि प्राइस ऑफ पेप्सी मार्केट में बढ़ गया, हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, क्या होता है समझाऊंगा मैं आपको। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से लॉ ऑफ डिमांड कैसे ऑपरेट होता है, ये हम बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो मैंने बोला कि मान लीजिए प्राइस ऑफ पेप्सी मार्केट में बढ़ गया, प्राइस ऑफ पेप्सी मार्केट में बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है।
एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम कॉक और पेप्सी। प्राइस ऑफ पेप्सी मार्केट में बढ़ गया, इसका मतलब कंज्यूमर जो है अब क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉक इसको बढ़ाएगा, क्योंकि पेप्सी महंगी हो गई तो डिमांड ऑफ कॉक विल इंक्रीज, है ना बात। बच्चों पेप्सी के प्राइस बढ़ने से कॉक की डिमांड बढ़ी, इसका मतलब क्या है कि पेप्सी इज नाउ कॉस्टलियर देन कॉक। तो कॉक के प्राइस एज कंपेयर टू पेप्सी जो है वो कम होंगे, है ना। प्राइस ऑफ कॉक जो है वो एज कंपेयर टू पेप्सी कम होंगे। तो यहां पर आप सिर्फ देखो कोक की डिमांड को, कोक की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि उसके प्राइस एज कंपेयर टू पेप्सी कम है। तो यहां पर तो लॉ ऑफ डिमांड दिख रहा है हम लोगों को, यहां पर तो लॉ ऑफ डिमांड दिख रहा है हम लोगों को, पर यहां लॉ ऑफ डिमांड लगा क्यों? क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट यानी पेप्सी के प्राइस बदल गए थे, बढ़ गए थे या फॉल हो गए थे, कुछ भी हो सकता है। मैंने राइज किए, पेप्सी के प्राइस ना बढ़ते, पेप्सी के प्राइस ना बढ़ते तो डिमांड ऑफ कॉक नहीं बढ़ती। हम नहीं बोल सकते थे कि कॉक इज नाउ चीपर देन पेप्सी। तो डिमांड ऑफ कॉक विल इंक्रीज क्योंकि पेप्सी के प्राइस ज्यादा हैं। डिमांड ऑफ कॉक एंड प्राइस ऑफ कॉक में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है ना बच्चों। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट यानी पेप्सी के प्राइस बढ़ गए, इसलिए ऑपरेट हो रहा है। अगर पेप्सी के प्राइस ना बढ़ते तो डिमांड ऑफ कॉक भी नहीं बढ़ती। इनवर्स रिलेशन जो आ रहा है वो नहीं आ पाता। तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज होने से उसका जो अदर सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड में चेंज आता है और वो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। तो क्यों हुआ? क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट में प्राइस में चेंज आया था, उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज आया था, इसलिए लगा लॉ ऑफ डिमांड। अब समझेंगे कि कैसे लिखना है, कैसे लिखा है, आपको समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स, बच्चा सब्स्टिट्यूट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, इन प्लेस ऑफ ईच अदर। व्हेन प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी, गिवन मतलब मान लो यहां पे पेप्सी है, पेप्सी के प्राइस अब मान लीजिए फॉल हो गए। अगर पेप्सी के प्राइस फॉल हो गए, इट बिकम रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट, मान लीजिए कॉक। एज अ रिजल्ट डिमांड ऑफ गिवन कॉमोडिटी राइजेस, जैसे ही मान लीजिए पेप्सी के प्राइस कम हुए तो पेप्सी की डिमांड बढ़ी, पेप्सी के प्राइस कम हुए, पेप्सी की डिमांड बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि अब पेप्सी कोक से चीपर हो गई है, तो लोग पेप्सी की डिमांड बढ़ाएंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूट अगर नहीं हो तब तो कंज्यूमर लेगा ही लेगा, प्राइस ज्यादा हो या कम हो। अगर मान लीजिए पेप्सी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो पेप्सी के प्राइस बढ़े चाहे कम हो, कंज्यूमर डिमांड तो करेंगे ही करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड का चक्कर ही खत्म हो गया ना, हो गया ना बच्चों। इसका मतलब क्या है कि अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो सकता है गिवन कॉमोडिटी में। अगर सब्स्टिट्यूट ही नहीं है किसी कॉमोडिटी का तो वहां लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलेगा बच्चों। कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही होगी आपको कि सब्स्टिट्यूट है तभी तो लॉ ऑफ डिमांड पता चल रहा है। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो प्राइस ज्यादा हो या कम हो क्या फर्क पड़ता है? डिमांड बढ़ा भी सकता है कंज्यूमर, कम भी कर सकता है, चाहे प्राइस ज्यादा हो भी डिमांड बढ़ा सकता है। तो सब्स्टिट्यूट के इफेक्ट की वजह से ही लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। समझ में आई आपको ये बात? चलो इसके बाद अब एग्जांपल दे रहा है, इफ प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी से पेप्सी फॉल, अगर पेप्सी के प्राइस कम हो गए विद नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कोक में कोई चेंज नहीं आया, पेप्सी मतलब चीपर हो गई है देन कॉक, तो इट विल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉक, डिमांड फॉर पेप्सी विल राइज। पेप्सी के प्राइस कम हुए, पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, लॉ ऑफ डिमांड है। क्योंकि कॉक महंगी ही, एज कंपेयर टू पेप्सी कॉक महंगी है, इसीलिए पेप्सी में लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है बच्चों, लग रहा है सिंपल। ठीक है, एक बार पढ़ोगे समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बच्चों, नेक्स्ट ना समझने वाली बात है, शायद पहले आपने कभी नहीं समझी होगी। नेक्स्ट क्या है? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट बहुत ध्यान से सुनना। इनकम इफेक्ट में बच्चे गलती करते हैं। इनकम ना दो तरीके की होती है बच्चा। एक तो वो इनकम जो हम अर्न करते हैं,
नॉमिनल इनकम, मनी टर्म में इनकम, आज 5,000 आ गया, 10,000 आ गए, कल 20,000 रुपए आ गए, नॉमिनल इनकम। एक होती है रियल इनकम, जिसे मैं बोलता हूं परचेजिंग पावर। क्या बोलता हूं बच्चा? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आप में कितनी एबिलिटी है, आप में कितनी पावर है, आप चीजों को खरीद सकते हो। तो परचेजिंग पावर से डिसाइड होती है। परचेजिंग पावर मनी टर्म में नहीं होती है। परचेजिंग पावर मनी टर्म में नहीं होती है। फिर कैसे होती है सर? मैंने आपको बोला बच्चों, एक कॉमोडिटी 100 रुपए की है, एक यूनिट किसी भी कॉमोडिटी की 100 रुपए की है, और आपके पास 1,000 रुपीज हैं। आप लोग उस कॉमोडिटी की 10 यूनिट खरीद सकते हो। एक यूनिट कितने की बच्चों? 100 रुपए की। आपके पास कितने? 1,000 रुपए। आप 10 यूनिट खरीद सकते हो? यस सर। अब सपोज आपके पास अभी भी 1,000 रुपए ही हैं, जो कॉमोडिटी 100 रुपए की थी वो 200 की हो गई। आपके पास अभी भी 1,000 रुपए ही हैं, जो कॉमोडिटी 100 की थी वो 200 की हो गई। अब आप सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट खरीद पाएंगे, ओनली 5 यूनिट्स। पहले 10 यूनिट्स, अब 5 यूनिट्स। आप कम खरीद पा रहे हैं। आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं आया। आपकी नॉमिनल इनकम जो 1,000 रुपए थी वो 1,000 रुपए ही है, फिर भी आप 5 यूनिट्स ले पा रहे हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, 2 से 200 हो गया, और आप 10 यूनिट से 5 यूनिट्स पे आ गए। क्या मैं बोल सकता हूं आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई? यस, क्योंकि कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ गए। जब भी किसी भी गुड के प्राइस बढ़ते हैं ना, इनकम सेम रहनी चाहिए, और आप कम यूनिट खरीद पा रहे हो, इट मींस आपकी परचेजिंग पावर कम होगी बच्चा। इन इकोनॉमिक्स परचेजिंग पावर मींस रियल इनकम। आपकी रियल इनकम कम हो गई मतलब, ठीक है। अब सुनना कि क्या लॉ ऑफ डिमांड है, और इनकम, कौन सी इनकम की बात करूंगा? रियल इनकम की, जो प्राइस की वजह से चेंज होती है। परचेजिंग पावर की बात करूंगा, उससे लॉ ऑफ डिमांड कैसे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। सुनिएगा, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। चलो, पता है एक चीज, सिर्फ एक चीज आपको पूरा टॉपिक समझने में आसानी कर सकती है, सिर्फ एक चीज। वो समझ में नहीं आई ना तो टॉपिक समझ में नहीं आता। तो रियल इनकम क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, समझ में आ गया आप लोगों को। थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट होता है। सबसे पहला पढ़ा ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू, दूसरा पढ़ा बच्चों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरा पढ़ रहे हैं इनकम इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। आपके पास 100 रुपए हैं, यू हैव 100 रुपीज, ठीक है। आपके पास 100 रुपए हैं। मिस्टर वरुण के पास 100 रुपए हैं। वरुण के पास 100 रुपए हैं, ठीक है वरुण। और जो कॉमोडिटी वरुण खरीदना चाहता है उसका प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है बच्चा। वरुण के पास 100 रुपए हैं, और जो कॉमोडिटी वरुण परचेज करना चाहता है उसका प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है बच्चा। तो वरुण 100 रुपए में 10 यूनिट्स खरीद सकता है, यस और नो? यस सर। 100 रुपए हैं, 10 रुपए की एक यूनिट है, 10 यूनिट खरीद सकता है, ठीक है। ये उसकी परचेजिंग पावर है, 10 यूनिट वरुण खरीद सकता है। अब क्या हुआ, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी जो 10 रुपीज पर यूनिट था वो कम होके आ गया 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट। अब वरुण 10 यूनिट नहीं, अब वरुण 100 रुपए में 20 यूनिट खरीद सकता है। 100 रुपए है, 5 रुपए की एक हो गई, 20 यूनिट खरीद सकता है। वरुण की परचेजिंग पावर बढ़ गई बच्चा, वरुण की परचेजिंग पावर बढ़ गई। मैं परचेजिंग पावर को बोलूंगा रियल इनकम।
वरुण की रियल इनकम बढ़ गई क्योंकि प्राइस कम हो गए। प्राइस कम होने से आपकी रियल इनकम बढ़ती है, ध्यान रखना, और प्राइस बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर, बोले तो रियल इनकम, कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस कम हुआ, जैसे ही प्राइस 10 से 5 हुआ बच्चा, वैसे ही आपकी यूनिट्स 10 से 20 हो गई। आ रही है बात समझ? जैसे ही प्राइस कम हुआ, यूनिट्स 10 से 20 हो गई। लॉ ऑफ डिमांड दिख रहा है आप लोगों को? यस सर दिख रहा है। तो ये 10 से 20 यूनिट क्यों हुई? क्योंकि प्राइस के कम होने से आपकी परचेजिंग पावर, बोले तो एबिलिटी, सिंपल भाषा में आपकी एबिलिटी, परचेजिंग पावर, इकोनॉमिक्स में रियल इनकम बढ़ गई। तो ड्यू टू इंक्रीज इन रियल इनकम, ड्यू टू इंक्रीज इन रियल इनकम, क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। अब रियल इनकम क्यों बढ़ी थी? क्योंकि प्राइस कम हो गए थे बच्चा। पहले प्राइस कम हुआ, नंबर 1, उसके बाद रियल इनकम बढ़ी, नंबर 2, उसके बाद डिमांड बढ़ी, नंबर 3। तो प्राइस में और डिमांड में रिलेशन कैसा बच्चों? इनवर्स, ड्यू टू इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। मैंने कहीं भी इनकम को नहीं बढ़ाया। मैंने ये नहीं बोला कि वरुण के पास 100 रुपए थे वो 200 रुपए हो गए, ऐसा नहीं बोला मैंने सिर्फ प्राइस को चेंज किया। जब प्राइस के बदलने से डिमांड में चेंज आ रहा हो, तो वो चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर, जिसे हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। क्या बोलते हैं बच्चों? परचेजिंग पावर। पढ़ते हैं यहां क्या लिखा है। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड when real income of consumer changes due to change in price of given commodity। आगे सुनेंगे। when price of given commodity fall, मान लो प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, मतलब रियल इनकम बढ़ जाती है, तो वो डिमांड बढ़ाता है। सिंपल, इसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। एग्जांपल दे रहा है, ईशा बाइज 4 चॉकलेट्स एट ₹10, ठीक है, और पॉकेट मनी 40 है उसकी, तो उसके पास 10 चॉकलेट आ सकती हैं, सॉरी 10 रुपए की एक चॉकलेट है, 4 चॉकलेट आ सकती हैं। अगर प्राइस ऑफ चॉकलेट 10 रुपए से 8 हो जाता है, अब वो 4 की बजाय 5 चॉकलेट खरीद सकती है ईशा, ड्यू टू इंक्रीज इन रियल इनकम। बहुत सिंपल, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हुआ ड्यू टू इनकम। कौन सी इनकम? रियल इनकम, ये बोलते हैं इनकम। अब एक बात और सुन लो बच्चों, हमने पढ़ लिया व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हमने पढ़ लिया व्हाट इज इनकम इफेक्ट। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को और इनकम इफेक्ट को प्लस कर देता हूं, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इक्वल्स टू प्राइस इफेक्ट। जो प्राइस में चेंज आता है या जो प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है, उसमें कुछ इफेक्ट रियल इनकम का होता है और कुछ इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का भी होता है। तो एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, प्राइस इफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सिंबलिकली प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, ये अब ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अब तक टोटल 3 फैक्टर्स वाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, इसके 3 फैक्टर कर लिए। 4th वन इज एडिशनल कस्टमर्स या फिर न्यू कंज्यूमर्स या फिर मोर कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ध्यान से सुनना, एडिशनल कस्टमर्स या न्यू कंज्यूमर्स क्या पॉइंट है। ठीक है, करते हैं बच्चा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मार्केट में किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस फॉल हो गया, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल, जैसे ही किसी गुड का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होता है बच्चों? जैसे ही किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होता है बच्चा? मार्केट में ना 2 कंज्यूमर होते हैं, एक वो जो पहले से ही मार्केट में एग्जिस्टिंग कंज्यूमर, ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं उस कॉमोडिटी की जिसके प्राइस कम हुए हैं, एक वो जो उस गुड को नहीं खरीद रहे थे जब प्राइस ज्यादा थे, लेकिन अब प्राइस कम हो गए तो अब शायद मार्केट में नए कंज्यूमर्स आएंगे। समझ रहे हैं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं खरीद रहे होते हैं, लेकिन जब प्राइस कम होता है हम जाते हैं उसकी तरफ, हम खरीदते हैं उसको। तो पहले भी कंज्यूमर कुछ होते हैं और कुछ नए आते हैं मार्केट में। वही बात बोलने जा रहा हूं, अगर कॉमोडिटी के प्राइस कम हो गए, पीएक्स फॉल, बच्चों जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स थे मार्केट में ऑलरेडी
वो इस गुड की डिमांड बढ़ाएंगे या नहीं, बोलो बच्चे? यस सर, बढ़ाएंगे, क्योंकि प्राइस कम हो गए। इसके अलावा एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स की डिमांड तो बढ़ गई बच्चों, इसके अलावा मार्केट में एंट्री होगी किसकी? न्यू कंज्यूमर्स की। कुछ नए कंज्यूमर मार्केट में आ जाएंगे, क्योंकि प्राइस कम हुआ है तो वो भी डिमांड को बढ़ाएंगे। ऑल ओवर नए कंज्यूमर के आने से डिमांड अब और ज्यादा बढ़ गई एज कंपेयर टू बिफोर। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या एडिशनल कस्टमर्स जब मार्केट में आते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइस कम हुआ था। प्राइस कम हुआ था, डिमांड बढ़ गई। लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है बच्चों, यस और नो? बीच में कौन आ गया? नए कंज्यूमर, उनकी वजह से और डिमांड बढ़ी। तो एडिशनल कंज्यूमर इज द रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आया आप लोगों को? ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। लिखा है when price of a commodity falls many new consumers who were not in a position to buy it earlier, पहले नहीं खरीद सकते थे क्योंकि गुड्स महंगी थी, अब चीज सस्ती हो गई है, प्राइस कम हो गया, अब वो और ज्यादा आएंगे और खरीदेंगे। तो ओल्ड कंज्यूमर डिमांड बढ़ाएंगे अपनी, और नए भी आ जाएंगे तो डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर प्राइस बढ़ जाए तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम हो जाते हैं मार्केट में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है डिफरेंट यूजेस। लास्ट पॉइंट है रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में, डिफरेंट यूजेस। ध्यान से सुनना बच्चा, ठीक है, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 5, डिफरेंट यूजेस। नाम से समझ में आ रहा है, डिफरेंट यूजेस। एग्जाम्पल लेते हैं ऐसी कॉमोडिटी का जिसके यूज मल्टीपल होते हैं। एग्जाम्पल माइंड में आता है हमारे पास हमेशा मिल्क। मिल्क के यूजेस बच्चा मल्टीपल है, बहुत सारे यूज हैं। आप मिल्क को यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, सुबह सुबह आप पीते हैं एक गिलास दूध, है ना। उसके अलावा टी में, उसके अलावा कॉफी में, उसके अलावा कर्ड के लिए, उसके अलावा चीज के लिए बहुत सारे यूज करते हैं मिल्क। आइसक्रीम के लिए भी करते हैं, स्वीट्स के लिए भी करते हैं। तो मिल्क के मल्टीपल यूजेस है बच्चों। अगर मैं बोलता हूं कि आज की डेट में मिल्क बहुत महंगा है, प्राइस ऑफ मिल्क बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 70 रुपीज पर केजी, पर लीटर मिल्क आता है, ठीक है। अब यह हुआ मार्केट में कि मिल्क के प्राइस कम हो गए। बच्चों जब मिल्क के प्राइस ज्यादा थे तो हम लोग सिर्फ उसको या तो टी के लिए या फिर एज अ ड्रिंक नॉर्मल मिल्क पीने के लिए यूज कर रहे थे। हम नहीं कर्ड, नहीं कोई स्वीट्स, ना ही कोई आइसक्रीम, कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि मिल्क बहुत महंगा था। अभी क्या हुआ मार्केट में, मिल्क के प्राइस कम हो गए बच्चा, प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स। जैसे ही मिल्क के प्राइस कम हुए, वैसे ही जिन कंज्यूमर्स ने ये सोचा था कि मिल्क बहुत महंगा है, अब मैं इसका यूज थोड़ा कम करूंगा, जैसे ही प्राइस कम हुआ, मिल्क का प्राइस जैसे ही कम हुआ, सब लोगों ने क्या सोचा, अरे अब तो पिएंगे भी, चाय भी बनाएंगे, कॉफी बनेगी, आइसक्रीम बनेगी, कर्ड भी जमाएंगे और चीज भी, स्वीट्स भी, सब कुछ करेंगे, मिल्क जो हो सकता है वो करेंगे। मिल्क बहुत सस्ता हो गया, 30 रुपीज लीटर हो गया मान लीजिए। तो मिल्क के प्राइस कम होने से उसका यूज, नंबर ऑफ यूजेस बढ़ गए बच्चों, यस और नो। जैसे ही मिल्क का प्राइस कम हुआ, उसके नंबर ऑफ यूजेस बढ़ गए। जैसे ही नंबर ऑफ यूज बढ़े, तब क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांड ऑफ मिल्क विल इंक्रीज। बच्चों यूज कम कर रहे हो मतलब डिमांड भी आप कम ही कर रहे हो ना। और प्राइस कम होने के बाद अपने यूजेस बढ़ा लिए, मिल्क के यूजेस बढ़ा लिए, ऑटोमेटिकली आप क्या बोलोगे कि डिमांड भी अपने बढ़ा ली। तो प्राइस कम होने से किसी भी कॉमोडिटी के उसके यूजेस बढ़ जाते हैं, और जैसे यूज बढ़ते हैं वैसे डिमांड भी बढ़ती है। तो प्राइस और डिमांड में आया रिलेशन कौन सा, इनवर्स, क्योंकि नंबर ऑफ यूजेस बढ़ गए। वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर प्राइस बढ़ जाते तो नंबर ऑफ यूजेस कम हो जाते और डिमांड भी कम हो जाती है ना। लिखना कैसे है बच्चे, ध्यान देंगे। सम कॉमोडिटीज लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका ज्यादा लग गया क्योंकि प्राइस बढ़ गए पर यूनिट, तो आप यूज कम कर देते हैं, एसी कम चलाते हैं। 4 रूम में चलाते थे, कोई है या कोई नहीं है, चल रहा है एसी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनिट प्राइस महंगा हो गया, आप एसी बंद करके आएंगे, 10 मिनट के लिए बाहर जाएंगे, बंद करके आएंगे, फैन ऑफ करेंगे, लाइट्स ऑफ करेंगे, क्योंकि उसके प्राइस बढ़ गए। यूजेस कम करेंगे, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी।
तो नंबर ऑफ यूजेस जिसके बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं ऐसी कमोडिटीज होती हैं, लाइक एग्जांपल आपके सामने। तो इनमें लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है ड्यू टू नंबर ऑफ यूज में चेंज आ गया, इधर राइज और फॉल। तो some of which are more important than the others. When price of such goods, say milk, increases, its use get restricted to most important purpose, say drinking, and demand for less important use like cheese butter हम नहीं करते हैं. So however, when the price of such commodity decreases, the commodity is put to all it uses whether important or not. जरूरी है या नहीं है हम तो यूज करेंगे. तो नंबर ऑफ यूज भी एक रीजन है बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड. तो हमने पढ़ा What are the reasons of law of demand? बहुत ही सिंपल टॉपिक था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. हम लोगों ने आज एक टॉपिक ये किया कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, अंडर टेस्ट प्रेफरेंसेस, वेन वैगन इफेक्ट क्या होता है, स्नोब इफेक्ट क्या होता है और वेबलन इफेक्ट क्या होता है. ये चारों इफेक्ट्स पढ़े. उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और पहले वाला हमने रिवाइज कर लिया. अभी जो टॉपिक बच रहे हैं इसमें डिमांड में वो है एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड, कि ऐसे कौन से केस हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है. प्राइस बढ़ रहा हो तो डिमांड कम नहीं होती, डिमांड भी बढ़ जाती है, या प्राइस कम हो रहा हो तो डिमांड बढ़ने के बजाय डिमांड भी कम हो जाती है. ऐसे केसेस कुछ होते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. कुछ स्पेसिफिक केसेस जहां लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है बच्चा, वो टॉपिक बचा आपका. एक्सेप्शंस के बाद हम लोग करने वाले हैं नया टॉपिक जो है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व को बोलते हैं हम चेंज इन डिमांड. तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. एक टॉपिक बचे हैं. नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रीजंस के बाद एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, फिर हम पढ़ेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, फिर हम आएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे. इस तरह चलेगा. तो आज हम लोगों ने जितना भी किया बच्चा, सबसे पहले आपको रिवाइज करना है, आज ही रिवाइज करना है, क्योंकि आज ही हुआ है तो बहुत बेस्ट है कि आप आज ही रिवाइज करें. नेक्स्ट क्लास देखने से पहले ऑन टिप्स आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया था, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में दिक्कत नहीं आए. ठीक है सर. तो आज की क्लास को ही ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू. आई एम गौरव डडेजा, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स. बाय बाय.